नमस्कार, मेरा नाम है संयम सिंघई और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित कांड सौरभ शर्मा कांड वाले मामले में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भी बयान सामने आया है। जी हां, कल यानी गुरुवार को उमा भारती ने अपने निज निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के एक आरक्षक सौरभ शर्मा के पास मिले करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के एक मामूली आरक्षक के पास अगर इतना पैसा मिला है तो आप सोच सकते हैं कि नेताओं के पास कितना पैसा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सौरभ शर्मा इस पूरे मामले में मात्र एक चूहा है और इसका मेन अजगर तो कोई और ही है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव द्वारा लिए गए फैसले, जिसमें 17 धार्मिक स्थलों और शहरों में पूर्णतः शराबबंदी को लेकर इस फैसले पर भी अपना बयान दिया है। उमा भारती ने कहा है कि जितना वो शराब से चिढ़ती हैं, उतने ही सीएम मोहन यादव भी शराब से चिढ़ते हैं। सीएम मोहन यादव का बस चले तो वो पूरे मध्य प्रदेश में शराब की एक बूंद भी ना बिकने दें। इसी के साथ उन्होंने पत्रकारों के कई प्रश्नों के जवाब भी दिए हैं। आइए अब आपको पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। कैबिनेट के मंत्रियों का कहना था कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि उज्जैन में काल भैरव को शराब का प्रसाद चढ़ता है, कई मंदिरों में शराब चढ़ाई जाती है, आदिवासी शराब कंपलसरी है, ऐसे में कैसे शराबबंदी हो? इसका समाधान निकल जाएगा, क्योंकि आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहां पर शराब पीना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वो ऑर्गेनिक शराब होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले गांव-गांव में शराब बनती थी, उससे महुए से, जे वाली नहीं होती थी जो कलेजा छन्नी करके रख देती और आदमी मर जाता है, इसको पीकर कर घर बर्बाद हो जाता है। और कभी भी आदिवासियों के द्वारा किसी व्यभिचार, बलात्कार, हत्या या हिंसा की घटना नहीं होती है शराब पीने के बाद में। वो एक सभ्य समाज है और यहाँ पर जितने दुष्कर्म, छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म या एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं, वो अधिकतर शराब पिए हुए लोगों के द्वारा होती हैं। जब उनका मेडिकल टेस्ट होता है तो सब शराब पिए हुए निकलते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति हो, हिंसा करने वाला व्यक्ति हो या किसी बालिका के साथ दुराचार करने वाला व्यक्ति हो, वो सब शराब पिए हुए निकलते हैं। इसलिए ये वो समाज है जो शराब पी करके असभ्यता करता है, और जो वो लोग हैं जो परंपरागत रूप से अपने ऑर्गेनिक जो उनके पास तत्व हैं उनसे जो शराब बना करके पीते हैं, आज तक किसी आदिवासी की असभ्यता की, दुर्व्यवहार की घटना हो ही नहीं सकती है। समाज इतना कठोर है। इधर तो समाज ऐसा है ना, अब कह रहे साहब चौराहे पे इकट्ठी हो जाती है भीड़ पीने वालों की, लगाओ ठुकाई उनकी, सब मिलके लगाओ, जितने लोग वहां जा रहे हो घसीटते जाओ उन लोगों को, कैसे पी पाएंगे? नहीं, हम खड़े खड़े देखेंगे। ये तो खराब बात है कि आप खड़े होकर के देख रहे हो और जो घटना घट रही है आप उस घटना को घटने दे रहे हो। तो इसलिए क्या समाज की भूमिका नहीं है इसमें? आते जाते लोगों की भूमिका नहीं है क्या इसमें? ये जो लड़कियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार की घटनाएं होती हैं और लोग आते जाते देख, दिल्ली में दौड़ा दौड़ा के एक लड़की को चाकू से गोदा गया और भीड़ वीडियो बना रही थी, और वो वीडियो बनाती हुई भीड़ भी देखी गई। तो देखिए, हर चीज में सरकार पॉलिसी बना सकती है। जैसे बालिका विवाह पर रोक, ये कब की हो गई? शारदा एक्ट कब से आ गया? उसके बारे में निर्णय होगा ना, पंडित पुजारी मिलकर निर्णय करेंगे, उसके बारे में उमा भारती निर्णय नहीं कर सकती। क्योंकि ये जैसे मुझसे महाकाल के बारे में जब कहा गया कि साड़ी पहन के ही आना है, उनका साड़ी दे दीजिए, मैं पहन के आ जाऊंगी, मैं सेंटिमेंट हर्ट नहीं करूंगी। और पुजारियों ने मुझे साड़ी दे दी और मैं साड़ी लपेट के ही मंदिर के अंदर जाती हूँ। ये जो धार्मिक स्थान है, इन पर नेता लोग कम ही बोले तो अच्छा है। अंदरूनी जो व्यवस्थाएं हैं भगवान की, उन पर पुजारियों को ही बोलने दीजिए। वो सब अच्छा, वो भैया वो नीली जैकेट वाले को दे दे, हम तुम्हारा जवाब देंगे। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। दूसरा वाला दीदी मेरा है पहले। अरे उस बेचारे, बहुत देर से आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना दादा, देखा नहीं ना आपने, आप मुझको दिख रहा है ना दोनों तरफ। देखो कितने अच्छे तो बाल हैं उनके, चांदी जैसे बाल। हाँ, उल्टा कर रहा है तू, चांदी जैसे रंग, सोने जैसे बाल। सरकार में आहाते बंद हो गए थे, अब फिर किसी न किसी रूप में आहाते खोले जा रहे हैं, इस पे आपका क्या? खोले जा रहे हैं नहीं है, हालात ऐसे बन गए। अब जो नई शराब नीति आएगी, मोहन जी सबसे परामर्श कर रहे हैं, मुझसे भी उन्होंने परामर्श किया है और मैंने उनको अपने जो परामर्श दिए हैं वो अभी सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं। आंदोलन तो हम तब करते हैं ना जब दूसरी सरकार हमसे पूछती नहीं, वो घोषणा कर देती है। ये सरकारें हमसे परामर्श करती हैं, पूछती हैं, तो जब वो पूछती हैं तो मैं अभी से क्यों बताऊं। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता देती हूँ कि मोहन जी को शराब से उतनी ही नफरत है जितनी मुझे है, और मोहन का बस चले तो मध्य प्रदेश में एक बूंद शराब ना हो। अब बाकी जो स्थितियां वो सबके परामर्श होंगे, उसके अनुसार उनको चलना पड़ेगा। लेकिन मोहन यादव में और उमा भारती में आप शराब
के मामले में एक जैसी नफरत के भाव से देखिएगा दोनों को। दीदी मेरा सवाल है, ये सावरकर का है ना, इसका सावरकर। दीदी एक बहुत बड़ा बात, मुख्यमंत्री जी ने आज अम्बेडकर सेतु नाम रखे पुल का, तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये सेतु करने से डैमेज कंट्रोल नहीं होगा अम्बेडकर का, और 17 को सब मऊ जा रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। नहीं तो वो जो एक जो पुल का उद्घाटन हुआ है या शिलान्यास, उद्घाटन हुआ है, तो जो उद्घाटन हुआ है, हाँ इसके बाद दीदी आपका, हाँ बोल दो। नाक रगड़ के माफी वो अमित शाह जी के बयान को लेकर, अम्बेडकर वाले बयान को लेकर, तो उसमें नाक क्यों रगड़नी पड़ेगी? गृह मंत्री कोट कर रहे हैं। तो क्या है कि जो गृह मंत्री का पूरा बयान था वो आगे पीछे का गायब कर दिया ना, आगे पीछे का गायब कर दिया, बीच का बोल दिया। तो एक्चुअली नाक रगड़ना, हाथ जोड़ना, पांव पड़ना, ये तो कांग्रेस के लोगों को करना पड़ेगा कि संसद की आधी बात को बता रहे हो और अगल बगल की बात को छुपा रहे हो। अब मैं आप जो बोल रहे हो, हाँ देखिए वो क्या बोलते हैं, उनकी उस यात्रा के कारण मोहन जी ने ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं है। वो तो पहले से रहा होगा कि अम्बेडकर जी के नाम पे उसको बनना है, और उनकी यात्रा का जो मामला है तो वो करें। एक मिनट मुझे उत्तर तो देने दो। अम्बेडकर जी के नाम पर अगर कांग्रेस ने भक्ति भावना से अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर काम किया होता तो बीएसपी जैसी पार्टी पनप नहीं सकती थी, ये आप ध्यान रखिए। अगर आज बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाने का मौका मिला तो उसका मुख्य कारण यह है कि दलित समाज को जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार इग्नोर किया, उसी के कारण कांग्रेस खत्म भी हुई। कांग्रेस को खत्म करने का कारण कौन बना? बीएसपी बनी। और बीएसपी क्यों बनी? क्योंकि बीएसपी पर लोगों का भरोसा हुआ, लोगों का भरोसा हुआ नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर रहा नहीं। और अंत में अब बीएसपी क्यों हार रही है? क्योंकि दलित हम पे भरोसा करने लगे हैं, वो अखिलेश को वोट देते नहीं है, बीजेपी को वोट देने लगे हैं। दलित वर्ग हमारा भरोसा करने लगा है। इसलिए अम्बेडकर के यहाँ से वो यात्रा करे या कहीं से भी करें, 84 के दंगे नहीं भूल सकते। दलितों पर जो अत्याचार कांग्रेस ने अपने समय पे जो सामंती शोषण हुआ है, और वो सब कांग्रेस में थे, वो पूरे के पूरे लोग, मैंने खुद बुंदेलखंड में देखा है कि उनका क्या हाल होता था। मेरी कहाँ राजनीति में आने की सोच थी? कब मैंने सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी? मैं तो एक सुखी, संपन्न, समर्थ और बेहद सम्मानजनक स्थिति का व्यक्ति थी। यही सब अन्याय और अत्याचार जो गरीब वर्गों पे होते थे, और वो सब कांग्रेस के प्रोटेक्शन में थे। वो लोग कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के एमएलए थे या कांग्रेस के प्रोटेक्शन में थे, सत्ता के संरक्षण में थे। वही तो कारण बना था। इसलिए कांग्रेस तो यात्राएं कर ले, गंगा नहा ले, 84 के दंगे नहीं भूल सकते, भारत का बंटवारा नहीं भूल सकता, दलितों का उत्पीड़न नहीं हुआ होता तो बसपा का उदय ही नहीं होना था। कांशीराम की बात को दुनिया में समर्थन मिलना ही नहीं था। वो इसलिए मिला क्योंकि अम्बेडकर के सिद्धांतों पर कांग्रेस चली नहीं। अब वो यात्राएं करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दो सवाल, ये 30% का तो हो जाने दो। संजय राउत जी भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज, यूसीसी कानून को लेकर जगदीप धनखड़ जी ने बोला था कि शासन को यह कानून लागू करना चाहिए। वहीं औसतुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए कानून है। कौन सा वाला? एक बार फिर से बोल दो। यूसीसी कानून को लेकर दो सवाल है, दो हैं, सावरकर जी का और यूसीसी का। सावरकर जी का तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं बहुत सम्मान करती है। अब रही बात उनको भारत रत्न देने की, तो वो सरकार की जो कमेटी होती है उसके पास ये सारे नाम विचाराधीन होते हैं, वो फैसला करते हैं परामर्श के साथ में। लेकिन सावरकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत रत्न है ही। अब बात है एक औपचारिक घोषणा की, तो मैंने कहा समिति जो नीतिगत फैसला लेती है वो होता है। सम्मान, उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है। अब कांग्रेस मांग कर रही है, और इन्हीं सावरकर को कितनी गालियां दी 2 साल पहले। मुझे कांग्रेस के चरित्र पर कुछ कहना नहीं। दूसरी बात आपने कही यूसीसी की, जो यूसीसी की बात है, इस देश में अगर हिंदू मुसलमान को संविधान के अनुसार चलाना है तो एक समान कानून बहुत जरूरी है। एक समान कानून की कड़ी में जब तक सब नहीं जुड़ेंगे, तब तक एक देश में 2 देश की भावना बनी ही रहेगी। और जब एक समान कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, तो यहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, वो शांति भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सामंजस्य भी बना रहेगा। बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव से ही एक राष्ट्र में 2 राष्ट्र की अनुभूति होती है, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो युग धर्म है, आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता, एकात्मता के लिए कानून का बंधन एक होना चाहिए, वो जरूरी है। दीदी ये बहुत बेचारी लड़की पूछ ही नहीं पा रही है, तुम लोग करते क्या हो? इसलिए फिर आरक्षण की बात आती है। दीदी, एक तो इतने दिन बाद आपको सुन के अच्छा लग रहा है।
पहला सवाल मेरा ये था कि जो महाकुंभ चल रहा है वो इस बार आईआईटी बाबा और मोनालिसा को लेकर चर्चा में है, तो इसे आप किस नजरिए से देखती हैं? दूसरा, जो धर्म संसद अब होने जा रही है उसे लेकर आपकी क्या अपेक्षा है? क्या कह रहे रंजन? नहीं साथिया अब वो सोशल मीडिया की अपनी दुनिया है, लेकिन मैं सोशल मीडिया की दुनिया को हमेशा भगवान मानती हूँ। विराट स्वरूप धारण कर लिया उन्होंने, क्योंकि पहले मेरी दिक्कत ये थी कि मेरी बात पहुंच ही नहीं पाती थी। अब सोशल मीडिया मेरा बहुत बड़ा संरक्षक हो गया है, मेरी भी बात पहुंच जाती है। अब ऐसी बातें भी पहुंच जाती हैं, तो होने दीजिए ना। अगर मोनालिसा बेचारी जो रुद्राक्ष की माला बेचने वाली है, जो मैं देख रही थी उनको, और वो क्या बोलते हैं वो आईटी बाबा, हाँ आईटी बाबा, होने दीजिए, ये चीज में होने दीजिए। लोग इसमें बुराई क्या है? एक मिनट, इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे समाज नष्ट हो जाएगा या धर्म नष्ट हो जाएगा या कुंभ की गंगा का पानी अपवित्र हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, कहा मुझे जरूरी थी ये बात कहना कि मीडिया में कुछ लोग ऐसी बातें मुझे कहने का मौका मिल गया। कल एक मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के, वो बयान दे रहे थे कि कैबिनेट स्नान करेगी। उनसे पूछा आप भी नहाएंगे कि नहीं? हो सकता है बेचारे ठंड के मारे ना नहावे, क्योंकि ठंड भी है ना, और कहीं मुसलमान है इसलिए नहीं नहा रहा। अरे गंगा के किनारे करोड़ों मुसलमान रहते हैं बिहार और यूपी में, वो नहाते ही गंगा जी में है और उनके खेतों की सिंचाई होती है गंगा जी के पानी से। तो ऐसा थोड़ी है, वो गंगा जी का उगा हुआ अन्न खाते हैं। लेकिन उसको पूछ के डिस्पैरिटी क्रिएट करना कि वो अगर कह देगा नहाऊंगा तो गड़बड़ की नहाया क्यों नहीं बाद में, और वो कह दे कि नहीं नहाऊंगा तो गड़बड़ है कि मुसलमान है इसलिए कह रहा, बेचारा ठंड के मारे कह रहा होगा, क्योंकि हो सकता है उसी का गांव गंगा किनारे हो। तो इसलिए गंगा जी में तो हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं है ना। जो बड़ी पॉपुलेशन है गंगा के किनारे की, उसको मुसलमान भी तो बहुत है ना बिहार और यूपी में। सो इसी तरह से मोनालिसा का मामला है, इसी तरह से वो आईआईटीएन बाबा का, इसी तरह से हर्षा विचारिया का मामला है। तो मैंने तय किया है कि इन विषयों पे बोलना नहीं है। ऐसा होता रहता है, कुंभ है वहां तो सब एक से एक चले आ रहे हैं, सांप धारण किए हैं, 5 किलो सोना पहने हुए हैं, हाँ, और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब सोशल मीडिया उनको हाईलाइट कर रहा है, उन लोगों को हाईलाइट होने से फायदा होगा, उनके अखाड़ों को कोई नुकसान होगा तो उनके अखाड़े उनको दबका लेंगे, जिसको हमारे बुंदेलखंड बोलते हैं दबका लिया, तो हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? आई हैव नो प्रॉब्लम इन हर्षा विचारिया, आई हैव नो प्रॉब्लम इन मोनालिसा, आई हैव नो प्रॉब्लम इन आईआईटी बाबा, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम इन द बाबाज हु आर टॉकिंग देम। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता ही रहता है। आपने पिछली सरकार में कहा था कि जो टॉकिंग मतलब ऑब्जेक्टिव, आपने पिछली कैबिनेट को लेकर कहा था कि ये जो कैबिनेट है उसमें जाति और क्षेत्रीय असंतुलन हो जाएगा, तो टकराव की स्थिति बनी। अभी भी जो बयान है लगातार मंत्रियों के एक दूसरे पर, पूर्व मंत्रियों पर हमले कर रहे हैं, आप इसको लेकर किस तरीके से देखती हैं? जो भी यहाँ कहाँ का दीदी इसी में जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के कई एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इसी में जोड़ते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज जैसे नेता हैं जो एक दूसरे पे निशाना आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हो चाहे वर्तमान के मंत्री हो। सागर का मामला है, सागर से और रीवा में भी सागर से गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह के बीच मनमुटाव चल रहा है, तो वहां रीवा में राजेश शुक्ला और रीति पाठक और गिरीश गौतम और प्रदीप पटेल के बीच में चला। तो क्या बीजेपी के अंदर इस समय मनमुटाव की पॉलिटिक्स चल रही है? इसी में एक तीसरा एडिशनल है दीदी, निवाड़ी का जिलाध्यक्ष इस बात की बानगी है कि टीकमगढ़ में बहुत कंट्रोवर्सी और अभी तक रुका हुआ है। हो जाएगा, अब 2-3 दिन में हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो जितने होगा उतने प्रदेश अध्यक्ष का तो हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अब यहाँ पर कांग्रेस तो खत्म हो चुकी और ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, ये संगठन का स्टेट है। ये कुशाभाऊ ठाकरे जी और राजमाता सिंधिया जी जब जनसंघ में लाई गई कांग्रेस से, और उसके बाद से जो अनुशासन भाजपा के कार्यकर्ताओं के खून में आया है, इसलिए 2 राज्यों को बड़ा विशेष राज्य माना जाता है जो पूरी तरह से संगठन में अनुशासित होकर काम करते हैं। एक मध्य प्रदेश को माना जाता है, एक कर्नाटक को माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मान लो कुछ है भी तो वो दबा चपा दिए जाते हैं, और पहले कुछ दिनों बोलते रहेंगे तो शांत हो जाते हैं, या तो बयान बदल लेते हैं या कह देते हैं कि नहीं मैं अपनी बात अकेले में ही बोलूंगा। तो इसलिए ऐसी समस्याएं बहुत आसान है, मध्य प्रदेश के लोगों की एक्सपर्टी है इसमें कि उनको कैसे शांत कर लेना, क्योंकि यहाँ संगठन की महत्ता ज्यादा है, व्यक्ति की महत्ता कम है। आप स्मरण करिए मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैंने आपको ये कहा था कि व्यक्तियों का महत्व समाप्त हो गया है। अब तो वो है ना, आज्ञा भई करतार की तभी चलायो पंथ, और सब सिखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। इसलिए अब तो संगठन ही नेता रहेगा।
वो कार्यकर्ता ही नेता रहेगा। और मिलके जो आप सोचिए तो चौथी पंक्ति में बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसको अचानक कहा जा रहा है कि चलो पहली पंक्ति में बैठो तो मुख्यमंत्री हो गए। भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, ये सब पुराने कार्यकर्ता थे। पुराने कार्यकर्ताओं को इस तरह से सामने अग्रिम पंक्ति में बिठा करके उनको, नहीं तो लोग महंती करने लग जाते हैं कि महंत जी जब तक रहेंगे उनकी धुमी रहेगी, उनका चिमटा गड़ा रहेगा, उनका कमंडल धरा रहेगा। कहने भैया अपने दंड कमंडल उठाओ, अब ये महंती तुम्हारी खत्म होती है। ये एक नई परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जनरेशनल चेंज की, ये बहुत अच्छी परंपरा है। मैं इस परंपरा का बहुत अभिनंदन करती हूँ। जो लोग चुने गए हैं, विष्णुदेव साय बिल्कुल संत प्रकृति के हैं, भजनलाल स्वयं इतना सरल प्रकृति के हैं, मोहन तो मुझे बहुत प्रिय हैं ही। आपको बताऊं, जैसे मैं शिवराज जी का बहुत आदर करती थी, मोहन जी उन पर इतना गुस्सा हुई, इतना बड़बड़ाई कि मैंने उन्हें खुद स्वयं एक मीडिया के इंटरव्यू में कहा कि दीदी 3 साल 3 दिन चुनाव प्रचार करने के गुस्से में नहीं गई कि मोहन ने टिकट को वापस कर दिया। तो इसलिए ऐसे जो लोग हमारी पार्टी में हैं, स्वयं शिवराज जी भी 163 लोगों का इतना बड़ा बहुमत लेकर के आया हुआ व्यक्ति बिल्कुल शांति से छिंदवाड़ा में पहुंच के कह रहा है कि मेरा तो एक ही काम है कि मैं 29 कमल के फूल की माला पहनाऊंगा। और शिवराज की घोषणा को मोहन यादव ने साकार कर दिया। ये रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश में कि हमने सारी सीटें जीती। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें भी हम छिंदवाड़ा हार गए थे, अगर आपको याद हो तो। उस समय 40 सीटें हुआ करती थी, तो हम छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे, हम हार गए थे छिंदवाड़ा। एक ही सीट जीते थे कमलनाथ जी, हम उस समय पे 39 सीटें जीते थे। ये पहली बार हुआ मोहन यादव के समय पे कि हम सारी सीटें जीत गए। कांग्रेस के जिन लोगों के खिलाफ में चुनाव लड़ा, उनको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा पार्टी में। आप इसके बारे में आप भूपेंद्र से ही पूछो, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हो सकती हूँ। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं भूपेंद्र की प्रवक्ता नहीं हो पाऊंगी। भूपेंद्र मेरा बहुत बड़ा सहयोगी रहा है, आज भी मेरा बहुत बड़ा सहयोगी। आखिरकार आपने कहा कि अभी एक केंचुआ पकड़ा है सौरभ शर्मा, अजगर कौन है, क्या ये नाम उजागर हो पाएंगे? दूसरा सवाल है कि उत्तम स्वामी जी महाराज का कहना है, जो महामंडलेश्वर है उत्तम स्वामी जी, उनका कहना है कि सनातन में अगर बढ़ाना है तो गीता आयोग बनना चाहिए, हर जिले में गीता का मंदिर बनना चाहिए। क्या आप सहमत हैं उससे? महाराज की कही हुई बात को मैं खंडन कैसे कर सकती हूँ? संतों की वाणी, मैं तो उसमें कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, राम भद्राचार्य जी मेरे पिता तुल्य हैं और उत्तम स्वामी छोटे हैं मुझसे, तो मैं उनको छोटे भाई जैसा मानती हूँ, योगी को भी मैं। लेकिन चूंकि वो संत की गद्दी पे आसीन है, तो मैं उनकी किसी बात का खंडन नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सौरभ शर्मा वाला अजगर, वो अजगर, देखो आप केंचुए के गड्ढे को खोदते जाएंगे तो अजगर मिल जाएगा। हाँ, बीच में खुदाई बंद कर दी तो बेचारा अकेला केंचुआ ही फंस के रह जाएगा। इसलिए मैं मोहन यादव जी से सार्वजनिक तौर पर अपील करूंगी कि अब आपने केंचुए को तो निकाल ही लिया, अब गड्ढा खोदते जाओ ताकि अजगर भी पकड़ में आ जाए। ठीक है, अब हम समाप्त करते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, सबने कही थी दिल्ली में विधानसभा ने बोला है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बताया है। तो सही तो बोला है, इसमें क्या गलत बोला है? ये सही है। दीदी, नीतीश कुमार जी की उदाहरण दिया आपने कि विधायक शराब पीते पकड़े गए। आपकी पार्टी के एक विधायक पर आपकी पार्टी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाया था कि वे सीहोर में तोड़फोड़ भी करें। क्या कहना चाहेंगे यदि आपकी पार्टी के लोग शराब के धंधे में इन्वॉल्व नहीं करते? जैसा नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई करूंगा, जस्टिफाइड कार्रवाई। यही करना पड़ेगा, इसमें अपने पराये का भेद नहीं कर सकते कि ये हमारा है तो ये पुण्यात्मा है, पराया है तो पापी है, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक समान देखना पड़ेगा सबको। अच्छा, अब हम कुछ बातें करेंगे, फिर चाय पीनी शुरू होगी। हमें क्या बताओ, हम बहुत देर से सुन रहे थे, हमें क्या समझ में नहीं आ रही। ईडी ने एक पोस्ट करी और उमें लिख दो कि 9.9 चांदी पकड़ी, सोनो तो है ही नहीं है। ठीक है, दूसरी 10 लाख रुपया अकेले सौरभ शर्मा से पकड़े। हाँ, और सहयोगी तो 3 जगह, पुणे, भोपाल, ग्वालियर, 3 जगह की कार्रवाई। दोनों कहाँ थे? अब पहले तुम लोग तय करो कि तुम्हें क्या छापने। अब तुमने ढूंढ लो। अब हम बताएं, इसमें पत्रकार सबसे अच्छा काम करते हैं। यहाँ मीडिया सबसे अच्छा रोल प्ले करती है, सत्य को सामने लाती है और सरकार को मजबूर करती है कि उस सत्य का अनुसंधान करे। अब मुझे आप लोगों से ये कहना था कि अभी मेरी जिंदगी में कुछ विशेष घटनाएं घटी हैं जो रिकॉर्ड में आ गई, ये बिल्कुल जरूरी नहीं था। मैंने कहा था ना थोड़ा पहले बोल लेते।
में हमने पंच प्रयागों का पूजन किया है, जिनसे गंगा जी बनती हैं 5 प्रयागों से। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग और अंतिम है विष्णु प्रयाग। और ये हमको पिछले साल 5 महीने हम इसको निरंतर करते गए। फिर अभी मैं वृक्ष 84 कोष की परिक्रमा करके आई हूँ और कुंभ में स्नान करके लौटी हूँ। और मैं अभी इस समय पे अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा फेज में हूँ, भारी प्रसन्न हूँ अपने आप से। तो मेरे मन में था कि हम लोग बैठे हैं, मैं बहुत सारी बातें करूं, आप लोगों से मिल लूं, आप लोगों को देख लूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते मुख्यमंत्री जी ने 17 जिलों में जो धार्मिक नगरी है वहाँ पर शराबबंदी का फैसला कर ही दिया है। तो बोल तो दिन तो बेचारे को, हाँ बोल दो। आप थोड़ा सा बोल दो। आप तो चाय वाय पीना शुरू कर। 17 जिलों में शराब इनकी हो जाएंगे दो बेचारे के, हाँ 17 जिलों में घोषणा कर दी है। जिलों में नहीं, 17 शहरों में धार्मिक नगरियों में कह रहे हैं। ठीक है, तो दीदी बोल दीजिए। हम बोल चुके दीदी मैं अभिनंदन कर चुकी, आज मेरा ट्वीट आ चुका। दीदी सुनिए तो दीदी। हाँ, अब इसके बाद देखिए, ये मैं आपको बता रही, वो अपनी प्रकृति के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं। उनकी स्वयं की प्रकृति अत्यधिक संयमित जीवन जीने की है और ऐसे ही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। धार्मिक स्थानों में तो वास्तव में शराबबंदी पूर्णतया होनी ही चाहिए। और 3 पवित्र शहर जो हमने घोषित किए थे, वहां तो अंडा मांस मछली भी वर्जित कर दिया था, ओमकारेश्वर में और अपने अमरकंटक में और उज्जैन के नोटिफाइड एरिया में। तो वो तो होना ही चाहिए, लेकिन करने का साहस होना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया ना कि 370 एक अस्थाई धारा थी, हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, वो अमित शाह ने कर दी। तो मोहन यादव ने केन बेतवा ला दी, क्योंकि हिम्मत थी अंदर। तो ये थी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जिन्होंने कल यानी गुरुवार को अपने निज निवास पर प्रेस वार्ता करके कई सवालों के जवाब दिए। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।